हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो स्लेस्मिक झिल्ली के शोथ यानी कि जुकाम पर है। हम देखते हैं कि स्लेस्मिक झिल्ली मुख से शुरू होकर के गुदा तक चली गई है। इस सारे मार्ग को एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहते हैं। इसका काम अन्न के को मुख से लेकर के अंत तक पहुंचाना है। तो वहीं पर नाक, श्वास का नली और शरीर के भीतर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम जुकाम कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में हम नेजल कटर कहते हैं। और इसी के लिए एक मेडिकल भाषा में जो शब्द यूज हुआ है तो म्यूजिकल इडेमा। तो आज का वीडियो म्यूकोसल इडेमा और उसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर है उस पर है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन स्वेलिंग अर्थात जिसको हिंदी में हम श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, इसी में जब सूजन आ जाता है तो मेडिकल भाषा में इसको म्यूकोसल इडेमा कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में एक गीली पतली परत होती है जो एक चिपचिपा पदार्थ बनाती है। यह झिल्ली हमारे उन अंगों में पाई जाती है जो बाहर की हवा या वातावरण के संपर्क में आते हैं, जैसे नाक, मुंह, गला, फेफड़े, पेट और आंतें। तो इनका मुख्य काम इन अंगों में नमी बनाए रखना होता है और धूल, मिट्टी या बैक्टीरिया को शरीर के अंदर जाने से रोकना होता है। जब इस झिल्ली में किसी कारणवश खून का बहाव बढ़ जाता है या फ्लूइड जमा हो जाता है तो यह मोटी हो जाती है और इसमें सूजन आ जाता है। तो ये अलग अलग अंगों में हो सकता है, जैसे नाक और साइनस। जब आपको सर्दी, जुकाम, एलर्जी होती है तो नाक के अंदर की झिल्ली में सूजन हो जाता है। इसके वजह से नाक भी बंद हो जाता है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। वहीं अगर हम गला की बात करें तो टॉन्सिल या गले के इन्फेक्शन में यहाँ सूजन आ जाती है, जिससे कुछ भी निकलने में दर्द होता है। वहीं पर अगर हम फेफड़े और सांस की नली की बात करें तो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस में सांस की नलियों में की झिल्ली सूज जाती है, जिससे सांस फूलने लगता है और खांसी आती है। पेट में इन्फेक्शन या एसिडिटी के कारण जब झिल्ली में सूजन आती है तो इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आपको कोल्ड का, जनरल टेंडेंसी टू नेजल कैटरा। तो इसमें हम इन्हीं बातों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और अंतिम में आपको होम्योपैथिक दवाई बताएंगे। तो ये जो नेजल कैविटी होता है, या मतलब हमारा जो नाक क्षेत्र, म्यूकोसल इडेमा जो होता है, या नाक के परिक्षेत्र में, गला के क्षेत्र में, तो जनरल टेंडेंसी जो जुकाम की होती है तो इसमें ये अंग प्रभावित होते हैं, लंग्स या मतलब टॉन्सिल, या कुछ केसेज में साइनस भी हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट लक्षण की बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ रोगी में जरा सी सर्दी और गर्मी दोनों ही में प्रभावित हो जाता है। तो कुछ में जो मोटा थुलथुल व्यक्ति होता है तो उसमें देखिएगा कि सिर जो है पसीना से भीग गया, तकिया पसीना से भीग गया। तो इस तरह से जो स्क्रैपुलस व्यक्ति होता है उसको वैसे व्यक्ति को प्रायः जुकाम की शिकायत रहती है। तो इनमें अलग अलग ढंग से होम्योपैथी मदद करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में भी। और जो बार बार जुकाम होने की प्रवृत्ति होती है तो उससे भी बचाने का काम करती है। जैसे एक दवाई है मार्कसोल, तो जिन लोगों को अक्सर जुकाम हो जाता है उनके लिए यह उत्तम औषधि है। और इसको कहा जाता है थर्मामीटर, कि मतलब ज़रा सी गर्मी हुई या ज़रा सी सर्दी हुई कि तकलीफ बढ़ जाती है, छींक आने लगती है, धूप में छींक बढ़ जाती है। तो कभी ठंडा में आने से न ज़्यादा गर्मी पचता है न ज़्यादा ठंडी पचती है, और नाक से पस जैसा मवाद निकलने लगता है, खूब सा बहने वाला, पीला, नीला, बदबूदार, इतना गाढ़ा कि बहता नहीं, कभी कभी खूब बहता भी है। तो नम मौसम में बढ़ जाता है, गर्म कमरे में भी बढ़ जाता है। इस औषधि का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सब स्थानों पर प्रभाव है। जहाँ जहाँ पर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन है सब स्थानों पर प्रभाव होता है। मुंह का छाला, मुंह की दूसरी तकलीफें, गले के अल्सर और जुकाम के लिए तो इसको जो बनफासा का जो काढ़ा होता है वैसा काम करता है।
एक तरफ आपको दिखेगा कि ढेर सारा कफ सिरप फेल हो गया और उसमें भी अगर आप मार्कसोल को दे रहे हैं तो बहुत अधिक फायदा होता है। तो इनिशियल स्टेज में कम पावर में ही देते हैं, 6 पावर में, और इसको सुबह दोपहर शाम रात 4 बार देने से कई बार एक ही दवाई से ये फायदा हो जाता है। और अगर हम इसके टंग का एग्जामिनेशन करें तो साइन ऑफ टीथ ऑन द टंग देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल दवाई है, डीप एक्टिंग मेडिसिन भी है, और अगर ज़्यादा पावर में दे रहे हैं तो इसको बार बार नहीं दोहराना होता है। तो सामान्यतया जो जुकाम होने की जो प्रवृत्ति होती है, जनरल टेंडेंसी टू नेजल कैटार में, तो हम इसमें कम पावर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर के हिस्सों की ये गीली पतली परत होती है जो एक चिपचिपा पदार्थ बनाती है। यह झिल्ली हमारे उन अंगों में पाई जाती है जो बाहर की हवा या वातावरण के संपर्क में आते हैं। तो यही नाक, मुंह, गला, फेफड़ा, पेट और आंत ये सब अंग प्रभावित हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन के स्वेलिंग के चलते। तो इसका मुख्य काम इन अंगों में नमी बनाए रखना होता है और धूल, मिट्टी या बैक्टीरिया को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। इसी में जब से स्वेलिंग हो जाती है तो आपको अलग अलग अंग में होने से अलग अलग बीमारी का नाम दिया जाता है। जैसे मतलब नाक और साइनस की बात करें, नेजल म्यूकोसा की बात करें तो सर्दी, गर्मी या एलर्जी होती है तो नाक के अंदर की झिल्ली सूज जाती है और इस वजह से नाक भी बंद हो जाता है। गले में टॉन्सिल का रूप हो लेता है, और अस्थमा या ब्रोंकाइटिस में हम देखेंगे फेफड़े या सांस की नली अफेक्टेड होती है। तो ये होता है ब्रोंकियल म्यूकोसा के केस में। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन आता है। तो ये आपको जो पेट और आंत जब प्रभावित होती है तो मेडिकल भाषा में इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का नाम देते हैं, या ये एसिडिटी के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से सर्दी खांसी के मामले में। तो इसमें हम देखते हैं सामान्य लक्षण की बात करें तो देखते हैं कि प्रभावित हिस्से में भारीपन या रुकावट महसूस होता है, जैसे नाक बंद हो जाता है। फिर अगर हम जुकाम की बात करें तो जुकाम या कॉमन कोल्ड क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ऊपर का जो श्वसन तंत्र होता है उसमें बहुत ही सामान्य और संक्रामक फैलने वाला जो इन्फेक्शन होता है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है बहुत ही सामान्य होता है और संक्रामक होता है, और ये प्रभावित करता है किसी व्यक्ति के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। इसमें मुख्य रूप से नाक और गला प्रभावित हो जाता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, नाक के अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें सूजन आ जाती है। तो जुकाम का जो मुख्य लक्षण की बात करें, जब सूजन होने के बाद तो नाक बहने लगता है या नाक बंद हो जाता है, स्टफी या रनी नोज हो जाता है। फिर आप देखिएगा कि कुछ भी निगलने में परेशानी होती है, गला में खराश दर्द होगा, छींक होने लगता है। कई केसेज में तो आप देखिए इतना छींक होगा, एक छींक हुआ नहीं कि फिर दूसरा छींक हुआ, लगातार 10 गो 12 गो 15 गो छींक होता है। और आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि इसमें एलियम सिपा और हिस्टामिन जैसी दवाइयाँ 30 पावर में अगर आधा घंटा के अंतर से 4 बूंदें तो 2 से 3 खुराक होते होते ये बहुत अच्छा हो जाता है। फिर दवाई के को देर अंतराल से देते हैं, जैसे एलियम सिटाबा 30 पावर में सुबह शाम, और ये जो दवाई है हिस्टामिन 30 पावर में दोपहर रात। तो एलर्जिकल राइनाइटिस के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। और कुछ मामले में बुखार भी आ सकता है तो उसके सेज में बायो 11 दे देते हैं, 4 गोली 1 कप गर्म पानी में घोल करके। अब हम समझते हैं कि जुकाम होता क्यों है। तो जुकाम किसी ठंडक या ठंडी हवा से सीधे नहीं होता, बल्कि ये वायरस के कारण होता है, और राइनो वायरस जुकाम पैदा करने वाला सबसे आम वायरस है। तो जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो हवा में मौजूद बारीक बूंदों के जरिए यह वायरस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। लोग अक्सर जुकाम और फ्लू को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। जुकाम यह हल्का होता है, इसमें नाक बंद होना और छींके आना ज़्यादा होता है। यहीं पर 5 से 7 दिनों में यह आपको तुरंत ठीक हो जाता है।
लेकिन अगर फ्लू की बात हो तो ये गंभीर होता है और इसमें तेज बुखार हो सकता है, कंपकपी हो सकती है, तेज सिर दर्द और मांसपेशी में भी बहुत दर्द होता है। तो चूँकि ये फ्लू वायरल इन्फेक्शन होता है, इसलिए कई बार इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। इसमें सलाह दिया जाता है कि भाप लें, गुनगुने पानी से गरारे करें, भरपूर आराम लें और तरल पदार्थ लें। और कई बार हाथ धोने की भी सलाह दी जाती है, लेकिन इसको किसी बात को अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नोटिस लेते हैं तो एक रोग का रूप ले लेता है। तो होम्योपैथी में कुछ खास दवाइयाँ हैं, जैसे एकोनाइट। अगर ठंडी हवा या अचानक मौसम बदलने के कारण जुकाम तुरंत शुरू हो जाता है तो उससे तेज छींक, सूख, खांसी, बेचैनी और हल्का बुखार महसूस होता है। तो अगर एकाएक आप जा रहे हैं, ठंडा हवा में गए या मौसम में गए, जुकाम हो गया, तो एकोनाइट ने 30 पावर में 2 से 3 खुराक ले, आधा घंटा के अंतर से। और कई बार तो मतलब 2 खुराक लेते लेते आराम हो जाता है। फिर एक दवाई है कैम्फर 30। तो जब पहली अवस्था होती है कॉफ एंड कोल्ड का, शरीर में अचानक कंपन या बहुत अधिक ठंड लगने लगता है, तो कैम्फर 30 का आप 3 से 4 बूंद दें, तुरंत रिलीफ मिलता है। और बहुत अधिक छींक आने के मामले में हम एलियम सिपा देते हैं 30 पावर में। यह दवा प्याज से बनाई जाती है और प्याज काटते समय नाक से जो पानी आता है, वैसा ही लक्षण अगर मौजूद हो तो एलियम सिपा 30 पावर में देते हैं। नाक से लगातार पानी बहता रहता है, नाक के आसपास की त्वचा छिल जाती है, लाल जैसा एकदम आँख दिखेगा, एक्रीड डिस्चार्ज होगा, आँख से निकलने वाला पानी अगर सामान्य हो तो यह दवाई बहुत फायदा करता है। फिर एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम। अगर नाक से पानी जैसा पतला और बहुत गर्म जलन पैदा करने वाला, तो आर्सेनिक एल्बम जो दवाई है वो बहुत अधिक फायदा पहुंचाने वाली दवाई होती है। तो अगर नाक से पानी जैसा पतला और बहुत गर्म जलन पैदा करने वाला स्राव निकले, बार बार छींक हो, घबराहट, कचमच्छी, बेचैनी हो, गर्म कमरे में गर्म सेक से आराम हो, या चाय या गरम दूध लेने से आराम हो, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अधिक फायदा पहुंचाने वाली दवा है। फिर एक दवाई है यूफ्रेसिया। तो एलियम सिपा के ठीक इसका विपरीत लक्षण है। आँख से निकलने वाला पानी बहुत जलन पैदा करने वाला होता है, आँख लाल हो जाती है, जबकि नाक से बहने वाला पानी सामान्य होता है। तो नाक से जो पानी बहेगा वो बहुत सामान्य होगा और आँख से जो पानी होगा वो जलन पैदा करने वाला होता है। तो यूफ्रेसिया देते हैं 30 पावर में। और विलक्षण बात है कि कई बार आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में, रस्टक्स 30 पावर में और जेल्सीमियम 30 पावर में और यूफ्रेसिया 30 पावर में, ये चारों दवाई को अगर हम आधा घंटा के अंतराल से देते हैं, 3 से 4 बूंद, तो बहुत अधिक फायदा होता है। फिर और भी लक्षण सब हो सकता है, जैसे नाक बंद होना और गाढ़ा बलगम। तो हम देखते हैं कि इसके लिए बहुत ही खास दवाई है नक्सवोमिका। खास करके साइनस के मामले में, अगर रात के समय या ठंडी हवा में नाक पूरी तरह बंद हो जाए, लेकिन दिन में या गर्म कमरे में नाक से पानी बहे, साथ ही बदन दर्द और चिड़चिड़ापन हो, तो नक्सवोमिका का 30 पावर में लेना बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। फिर एक दवाई है काली बाइक्रोम। जब जुकाम थोड़ा पुराना हो जाए और नाक से निकलने वाला बलगम बहुत गाढ़ा, चिपचिपा और पीले या हरे रंग का हो, तो काली बाइक्रोम देते हैं। इसी तरह से एक दवाई है पल्सटिला, जिसको स्त्रियों की महौषधि कहते हैं, लेकिन इसका गाइडिंग सिम्टम है कि नाक से गाढ़ा, पीला, हरा, बिना किसी जलन वाला बलगम निकले, रोगी को खुली हवा में अच्छा लगे, गर्म कमरे में तकलीफ बढ़ जाए, तो उसे बिल्कुल प्यास न लगे, तो पल्सटिला दी जाती है। और ख़ास बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन हो या सर्दी, उसके बाद स्वाद बिल्कुल नहीं लगता, गंध नहीं लगता है, तो उसमें भी पल्सटिला हम 30 पावर में देते हैं। तो होम्योपैथी में कई बार जो दवाई का सिलेक्शन सही भी हो जाएगा, लेकिन मतलब पोटेंसी के सिलेक्शन को लेकर के भी विवाद हो जाता है। तो आमतौर पर जो डीप एक्टिंग दवाई सब है उसको दोहराना है, तो कम पावर में, जैसे 6 पावर में दवाई देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक दवाई दूसरे का एंटीटोड भी हो जाता है, तो उसको लिस्ट देख करके हम देते हैं कि कुछ केसेज में
जैसे कैम्फर है तो कैम्फर सभी दवाई का असर काट देती है, तो उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल और ज़रूरी पड़ने पर हम उसका लक्षण के हिसाब से करते हैं। जैसे ठंड लगने से शरीर का तापमान गिरता है और जुकाम की बिल्कुल शुरुआती अवस्था होती है, तो कैम्फर को हम एकदम इंडिपेंडेंट दवा के रूप में एक खुराक से 2 खुराक दे सकते हैं, खास करके जब कपकपी ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी दवाइयाँ हैं और उसको हम जैसे कभी कभी हम आर्सेनिक 30, रस्टक्स 30 और जलसीमियम 30 को डिस्टिल्ड वाटर में मिला करके देते हैं। इस तरह का होता है। और कई बार जो है सिंगल रेमेडी के रूप में भी हम कैलकेरिया कार्ब 6, मार्कसोल 6, सल्फर 6 या नेट्राम्यूर 6 इनमें से कोई एक दवाई का सिलेक्शन करते हैं लक्षण के हिसाब से और दवाई देते हैं। तो इस तरह से अगर सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो बहुत अधिक फायदा करता है जुकाम में। और हम बात कर रहे हैं इस तरह से इलाज कर